नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं 11th क्लास के लिए दोबारा से लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि संविधान की जो हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं उनका वर्णन कुछ इस प्रकार से। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान की जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहली विशेषता जो आती है दोस्तों वो है हमारे विश्व का संविधान। भारत का जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दोस्तों इसमें दो बात याद रखना। पहली बात कि हमारे भारत का संविधान लिखित है और दूसरी बात दोस्तों कि ये सबसे बड़ा है। विश्व में किसी भी देश के पास भारत के जितना लंबा और बड़ा विस्तृत संविधान है वो किसी भी देश के पास नहीं है। अब दोस्तों ये बड़ा और लिखित इतना संविधान है तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें 22 भागों का उल्लेख है। 22 भागों का उल्लेख है और 12 अनुसूचियों का उल्लेख है दोस्तों, और साथ ही साथ 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं इसमें। तो दोस्तों यही से हम बता सकते हैं कि कितना विस्तृत और बड़ा संविधान है दोस्तों। अगर मैं भारतीय संविधान की मूल संविधान की बात करूं दोस्तों, तो मूल संविधान में भागों की संख्या तो सेम थी 22, बस अनुसूची की संख्या जो थी दोस्तों वो केवल और केवल कितनी थी 8, और अनुच्छेद भी हमारे 395 थे। तो मैंने आपको मूल संविधान की विशेषता, जो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे ये बता दिए, और जो अभी वर्तमान में कितने हैं ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत लिखित संविधान है दोस्तों। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर मैं संशोधन के बिहार पे संविधान की विशेषता बताऊं तो दोस्तों संशोधन के आधार पे हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब इसको कैसे डिफाइन करूं दोस्तों, सुनना ध्यान से। तो मैं इसे कठोर और लचीला क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। दोस्तों भारत का संविधान कठोर है और लचीला भी है। तो लचीला इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें समय अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। समय अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं, और जो संशोधन की प्रक्रिया होती है दोस्तों बहुत ही जटिल होती है। उसमें संसद में, पहली बात तो याद रखना दोस्तों, जो संसद की संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ पर होती है, संसद में होती है, और संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है, जब ही संशोधन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है दोस्तों। और दूसरी बात, 2/3 बहुमत प्राप्त करने के बाद भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से 50% राज्यों की अनुमति यानी स्वीकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वीकृति। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या कहा कि कठोर संविधान क्यों है भारत का, क्योंकि भारत में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही जटिल है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है संसद में, और साथ ही साथ 50% राज्यों की क्या चाहिए होती है, अनुमति, तभी वो संशोधन हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता है, रद्द भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके बाद आता है दोस्तों संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची को बता रखा है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारी सूची अगर मैं बोलूं दोस्तों तो ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से, और अगला वीडियो रहने वाला दोस्तों वो रहेगा मेरा कि भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारत के संविधान में जो जो नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं वो जो कार्य प्रणाली है वो कहाँ से, कौन से देश से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ क्योंकि मौलिक अधिकार जो है भारत की संविधान की एक विशेषता है, और ये अधिकारों की सूची को यूएसए से लिया गया था। अब आता है दोस्तों एकल नागरिकता का वर्णन मिलता है इसमें, हमें क्या मिलता है, एकल नागरिकता का। भारतीय संविधान कहता है कि भारतवासियों के पास केवल और केवल एक ही नागरिकता होगी। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक अधिकार तो मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब ये मौलिक कर्तव्य को देखते हैं एक बार दोस्तों। तो जिस तरीके से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों उसी तरीके से हमें मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। मौलिक अधिकार की 3 बातें याद रखना दोस्तों। सबसे पहली बात कि ये हमारे जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। क्या होते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार।
जब व्यक्ति किसी भी देश में जन्म लेता है तो उसे उस देश में जो भी मौलिक अधिकार होते हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों कि इनका कोई हनन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य हमने किसको दे रखा है, न्यायपालिका को यानी जुडिशरी को। और इसके बाद आता है इनका हनन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में, एक ही स्थिति में, जब देश में आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो, आपातकाल। आपातकाल की स्थिति में मानव के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब भी देश के ऊपर कोई आँच आएगी तो देश हित पहले होगा, मानव हित बाद में होगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है, अगर मैं इसमें एक और बात बताऊं दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। ध्यान देना दोस्तों, ये मूल संविधान की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। एक 7वां जो मौलिक अधिकार हुआ करता था दोस्तों, वो हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार ना रखकर उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो संविधान के भाग 3, कौन से भाग 3 में मिलता है इसका वर्णन, और अनुच्छेद 12 से 35, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। और अगला टॉपिक हमारा ये चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर 11th क्लास का पॉलिटिकल का, तो उसमें हमें मौलिक अधिकारों को ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्यों की, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11। कितनी, 11 मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन दिया वो 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो वर्णन किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में, वो कुछ इस तरीके से है कि एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी, एकीकृत का मतलब संपूर्ण देश की एक ही न्यायपालिका। जो न्यायपालिका का जो इस तरीके से कुछ बता रखा है, सबसे पहले सबसे निचला जो अदालत होती है वो होता है आपका मजिस्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और इसके बाद होता है दोस्तों हाई कोर्ट। क्या होता है, हाई कोर्ट, इसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब हमारा ऐसा कुछ संविधान में वर्णन नहीं किया गया है कि राज्य के लिए न्यायपालिका अलग काम करेगी या पूरे देश के लिए अलग करेगी, जिला के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारे देश की एक ही न्यायपालिका है। हमारे देश की जो संविधान में वर्णन किया गया है उसकी केवल एक ही न्यायपालिका है, और वो उसका काम जो होता है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका कि मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और हम आगे आने वाली वीडियो में इसका भी एक चैप्टर 11th क्लास का, उस पर भी ध्यान देंगे। अब आता है भारत में संसदीय, दोस्तों ध्यान देना, संसदीय शासन प्रणाली को अपना रखा है। अभी संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, जरा इसको भी ध्यान देना। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है दोस्तों, इसमें 2 बातें हैं। इसमें एक दोस्तों देश के प्रधान को चुना जाता है, देश का प्रधान, और एक चुना जाता है दोस्तों सरकार का प्रधान। जब दोस्तों जिस देश में सरकार का प्रधान प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हो, और देश का प्रधान प्रेसिडेंट हो यानी राष्ट्रपति हो, तो उस देश में हम कहते हैं कि हम उस देश के जो संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है दोस्तों एक देश का प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख। तो देश का प्रमुख होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति होते हैं हमारे, और हमारे सरकार के प्रमुख है पीएम है। अब आता है दोस्तों संघात्मक व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन है दोस्तों संविधान में, भारतीय संविधान में। तो ये संघात्मक व्यवस्था क्या है दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ। तो संघात का मतलब होता है दोस्तों सरकार की शक्तियों का बंटवारा, सरकार की शक्तियों का बंटवारा। इसको भी दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सरकार की शक्तियों, जैसे जो सरकार है हमारे भारत में, उसको देखते हैं अगर हम थोड़ा सा, तो दोस्तों सबसे ऊपर है दोस्तों केंद्र सरकार,
उसके नीचे है राज्य सरकार, और इसके नीचे है दोस्तों मिलेगी आपको ग्रामीण सरकार, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। तो यही इसी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, संघवाद कहते हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों एक केंद्र की सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, जैसे मान लीजिए दोस्तों भारत है। तो दोस्तों जो भी नियम कायदे कानून केंद्र सरकार बनाएगी वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक पूरी जगह यानी वो संपूर्ण भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोई भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को का उल्लंघन नहीं कर सकता दोस्तों। और एक होता है दोस्तों राज्य सरकार, तो जो राज्य सरकार कानून बनाएगी वो केवल और केवल राज्य तक ही चलेगा। और दोस्तों स्थानीय शासन की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय शासन में आता है आपका, एक आता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और एक आता है नगर निगम, नगर पालिका, और एक और आता है दोस्तों छावनी। तो ये 3 स्तर पे ग्रामीण सरकार को और बांटा जाता है दोस्तों। तो इसी को ही हम कहते हैं, जब सरकार की शक्तियों को बांट दिया जाता है या सरकार के विभिन्न स्तर बना दिए जाते हैं, राज्य स्तर, केंद्र स्तर और स्थानीय स्तर, तो दोस्तों हम उसको संघवाद भी कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी ले सकते हो आप। दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता में सबसे पहली विशेषता रहेगी हमारी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है दोस्तों, और लिखित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भारत की कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और दूसरी जो विशेषता बताई थी दोस्तों मैंने, कठोर एवं लचीला, ये संशोधन के आधार पर है दोस्तों कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। देन इसके बाद संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची को भी दर्शाया गया है। ये मौलिक अधिकारों को मैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद एकल नागरिकता का वर्णन है दोस्तों, और मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में, ये भी एक खास विशेषता है भारतीय संविधान की। और स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है ये किसी भी राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है दोस्तों। ना तो ये विधायिका के प्रति कार्यकारी होती है, ना ही ये विधायिका, ना ही ये कार्यपालिका, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगर दोस्तों एक बार सोच के देखो, अगर ये न्यायपालिका किसी राजनीतिक पार्टी या फिर विधायिका या कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करेगी तो दोस्तों जैसे भी कार्यपालिका के सदस्य या विधायिका के सदस्य बोलेंगे तो वैसे ही इनको निर्णय सुनाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका रखी ताकि ये किसी के अधीन ना रहे, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। और अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी भी विधायिका या कार्यपालिका के अधीन होती तो दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो रहेगा इसी चैप्टर का ही रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। और देन इसके बाद क्या टॉपिक बचा है हमारे इसमें कि भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारत के संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।